गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। याद होगा आपको कि सॉलिड स्टेट के पिछले वीडियो में मैंने पैकिंग इन सॉलिड पढ़ाना शुरू किया था और उस पैकिंग को करने में, दिखाने में मैंने कुछ बात पहले ही समझा दिया था आपको कि पैकिंग हमको करनी किसकी है, कंस्टिट्यूएंट्स की। कंस्टिट्यूएंट्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंसिंग हो सकते हैं। और उन जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, पैकिंग को समझने के लिए हम सारे कंस्टिट्यूएंट्स को एक सॉलिड हार्ड स्फीयर मान लिए थे। सॉलिड हार्ड स्फीयर मान लिए थे और उन सारे सॉलिड हार्ड स्फीयर्स को लेकर हम अरेंज करना चाहते थे। असल में हम लोगों को पढ़ना है 3 डायमेंशनल पैकिंग, लेकिन 3 डायमेंशनल पैकिंग को समझने के लिए हम लोगों को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल्स को होते हुए जाना है। तो मैंने 1 डायमेंशनल पढ़ाया था, वहाँ लीनियर पैकिंग उसको कहा था और उसमें ये कह दिया था कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम का 2 होता है। अब पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 2 डायमेंशनल की बात कहे तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी आ गई और उन सारी पॉसिबिलिटीज को मैं डिटेल में फिर से यहाँ नहीं दोहराऊंगा। मैंने कह दिया कि वहाँ 2 तरह के लेयर्स हमको मिले, ए टाइप और दूसरा ए बी टाइप। ए टाइप को हम लोग स्क्वायर पैकिंग कहते थे, जहाँ किसी खास एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था और उसमें वॉइड जो बनता था वो स्क्वायर बनता था। ए बी टाइप पैकिंग जो था उसमें हेक्सागोन बनता था, उसमें एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और इसलिए हमने उसको हेक्सागोनल पैकिंग कहा था। तो अब बारी आई तीसरे 3 डायमेंशनल पैकिंग की। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग आप समझ रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये और ज़्यादा क्लमजी होता जाएगा, उलझता जाएगा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा। उसको समझाना इस 2 डायमेंशनल बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको विजुअलाइज करना होगा, सोचना पड़ेगा। और आप सोचिए, मैं जो कह रहा हूँ मेरी वाणी को अपने दिमाग के फ्रीक्वेंसी से मैच कराइए ताकि आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप सोच भी रहे हैं। आप सोचिएगा तो तुरंत विजुअलाइज हो जाएगा आपके सामने। तो हमको 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है और हमारे पास निश्चित रूप से 3 डायमेंशनल पैकिंग करने के लिए हमको करना क्या होगा कि बहुत सारे 2 डायमेंशनल लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर सजाएंगे तो हमको 3 डायमेंशनल लेयर्स मिल जाएगा, 3 डायमेंशनल पैकिंग मिल जाएगी। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग हमारे पास 2 है, 2 डायमेंशनल लेयर्स हमारे पास 2 है। एक ए टाइप है और दूसरा ए बी टाइप है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल पैकिंग हमने शुरू करा था, पिछले वीडियो में भी ये किया था मैंने। अभी जो भी लिखा हुआ है वो पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत आपको समझा चुका हूँ। मैंने कहा था एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये जितनी बार आप समझेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये हम लोग पिछले ही वीडियो का फिर से ये फिगर है कि हम पैकिंग करना चाहते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग 2 डायमेंशनल ए बी टाइप लेयर। देखिए लिख दिया मैंने, 3 डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग 2 डायमेंशनल ए बी लेयर्स। मतलब हेक्सागोनल वाला जो लेयर था हम उसको लेकर पैकिंग करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने ये जो नॉर्मल लाइन से दिखाया है वो लेयर ए उसको कहा है, उसको लेयर ए कहा है। उसके ऊपर हमको दूसरा लेयर रखना है, फिर तीसरा लेयर रखना है, चौथा लेयर रखना है। लेकिन लेयर ए में हम बहुत सारी पॉसिबिलिटी तलाशे थे। आप बड़े बड़े फिगर बनाकर मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और वहाँ मैंने वॉइड भी समझा दिया था। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि लेयर ए में 2 तरह के वॉइड बने, x और इन सबों को मैंने कहा है y। ये इसको फिर x कहा है, फिर y। डिफरेंस केवल इतना है, ये सारे के सारे वॉइड्स जो है वो ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, जिसमें से जिस ट्रायंगुलर वॉइड का वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, हमने उसको डेजिग्नेट किया है x से। और जिस ट्रायंगुलर वॉइड का वर्टेक्स नीचे की तरफ है हमने उसको डेजिग्नेट किया है y से। 2 तरह के हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। अब जब हम दूसरा लेयर इसके ऊपर रखेंगे, ये बात मैंने लिख दिया और पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया है। वॉइड्स x, द ट्रायंगुलर वॉइड्स हैविंग अपवर्ड वर्टेक्स, एंड वॉइड्स y, द ट्रायंगुलर वॉइड्स हैविंग डाउनवर्ड वर्टेक्स।
ये दोनों टाइप के जो वॉइड्स हैं वो पहले लेयर में बने, ये फर्स्ट लेयर ए की बात हुई। अब इसके ऊपर हमको दूसरा लेयर रखना है, तो दूसरा लेयर कोई भी आदमी रखेगा तो ऐसे रखेगा कि जो खाली जगह है उसके ऊपर आइटम पड़े, तो हम भी वही करने वाले हैं। इसके ऊपर हम दूसरा लेयर ऐसे रखेंगे ताकि दूसरे लेयर के आइटम्स वॉइड्स एक्स को ढक ले। मैंने लिखा कि प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड लेयर इज डन इन सच अ वे सो दैट आइटम्स ऑफ द सेकेंड लेयर ऑक्यूपाई ऑल द वॉइड्स एक्स प्रेजेंट एट लेयर ए। सारे के सारे वॉइड्स ए जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाए सेकेंड लेयर के आइटम से। सेकेंड लेयर को यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से दिखलाया है। ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है मेरा, किसी का भी बोर्ड 2 डायमेंशनली होगा। और इस 2 डायमेंशनल बोर्ड में मैं आपको 3 डायमेंशनल व्यू दिखाना चाहता हूँ, तो आपकी मदद चाहिए। आप विजुअलाइज करिए उसको, या अपने कॉपी पर भी ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ उस समय आप अपने कॉपी पर उसको ड्रॉ करें, बड़ा क्लियर कंसेप्ट आएगा। तो हमने इसमें डॉटेड लाइन से सेकेंड लेयर को दिखाया है। जो सेकेंड लेयर है डॉटेड लाइन वाला है वो सेकेंड लेयर है। तो सेकेंड लेयर का आइटम देखिए वहाँ ऐसे रखा है कि वो सारे के सारे वॉइड एक्स को भर दिया, ढक दिया, वॉइड एक्स ऑक्यूपाइड हो गए हैं। तो इस तरह से जब हमने रखा तो देखिए वॉइड एक्स तो ऑक्यूपाइड हो गए, लेकिन वाई अभी भी अनऑक्यूपाइड है। सारे के सारे वॉइड्स वाई जो है वो अनऑक्यूपाइड है। और एक नया वॉइड जनरेट हो गया जेड, नया वॉइड जनरेट हो गया जेड। तो मैंने यहाँ लिखा है वॉइड्स वाई रिमेन्स अनऑक्यूपाइड, मतलब उस पर एटम नहीं पड़ा, एंड अ न्यू वॉइड जेड इज फॉर्म्ड एट द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। सेकेंड लेयर पर एक नया वॉइड जेड बन गया। अब इसमें से आप देख लीजिए कि वॉइड एक्स हो चाहे ये जेड हो, ये कितने आइटम से घिरा हुआ है? वॉइड एक्स 1 2 3 और एक इसके ऊपर है, 4 आइटम से घिरा हुआ है। वॉइड जेड भी 1 2 3 डॉटेड लाइन और एक इसके नीचे नॉर्मल लाइन, मतलब जेड भी 4 आइटम से घिरा हुआ है। तो वो 4 आइटम से घिरा हुआ, मैंने लिखा है वॉइड एक्स एंड वॉइड जेड आर सराउंडेड बाई 4 आइटम्स, सो देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। उस एटम का उस वॉइड का, सॉरी एटम का नहीं, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। और उनको हम लोग कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों कहते हैं, इसके लिए यहाँ एक्सप्लेन कर दिया फिगर बनाकर कि यही ना है, एक्स को काट कर अकेले बाहर निकाला। देखिए तो एक्स को काट कर मैंने बाहर निकाला है और उसमें उसके ऊपर एक आइटम है। इसको थोड़ा सा अलग कर दें, देखिए अलग कर दिया है दोनों लेयर को और सबको मिला दिया है। तो कैसा बना? 1 2 3 4 ट्रायंगुलर फेस वाला हमको ज्योमेट्री मिला, जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो ये टेट्राहेड्रॉन हमको मिलता है, इसलिए इस वॉइड का ही नाम पड़ गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक वैसे ही वॉइड वाई को देखिए, ये कितनी आइटम से घिरा हुआ है? 3 तो नॉर्मल लाइन वाला से और 3 तो डॉटेड लाइन वाला से। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, मैंने लिखा है वॉइड्स वाई आर सराउंडेड बाई 6 आइटम्स एंड सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। वॉइड वाई का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया एंड दे आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्यों कहेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वाई, वो कितने आइटम्स घिरा है? 6 आइटम्स। तो 3 तो डॉटेड लाइन वाला और 3 तो नॉर्मल लाइन वाला, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। तो जो ज्योमेट्री हमको मिलता है वो ऑक्टाहेड्रॉन मिलता है, इसलिए उस वॉइड का नाम पड़ गया ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्योंकि उसको मिलाने से हमको एक ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री मिलती है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया है ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड। अब इसके ऊपर हमको तीसरा लेयर रखना है, इसके ऊपर अब हमको तीसरा लेयर रखना है। तीसरा लेयर रखने के लिए फिर अब तो आप समझ रहे हैं कि और ज़्यादा ये कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो तीसरा लेयर मैं रख के आपको दिखाता हूँ कि तीसरा लेयर रखना कहाँ है। अब वो इस पर बनाऊंगा तो नहीं, केवल मैं आपको समझाऊंगा कि तीसरा लेयर मुझे रखना कहाँ है, और उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ की बात हम करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर, प्लेसमेंट ऑफ थर्ड लेयर। तो तीसरा लेयर रखने के लिए
हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? या तो तीसरे लेयर का एटम जो खाली वॉइड है Y वहाँ पर है, और नहीं तो खाली वॉइड Z है वहाँ पर है। दो पॉसिबिलिटीज है। तो हम ये कहेंगे कि देयर आर टू वेज ऑफ प्लेसिंग द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर प्लेस करने का हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम थर्ड लेयर ऐसे रखें कि थर्ड लेयर का आइटम वॉइड Z के ऊपर पड़े, वॉइड Z के ऊपर पड़े। थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर second layer so that atoms of third layer occupy voids Z। अब ध्यान दीजिए, हम तीसरे लेयर के एटम को ऐसे रख रहे हैं, मतलब तीसरा लेयर ऐसे रख रहे हैं कि तीसरे लेयर का एटम वॉइड्स Z के जस्ट ऊपर पड़े, वॉइड Z के ऊपर पड़े। तो ध्यान दीजिए, अगर वॉइड Z के ऊपर पड़ेगा तो वो जस्ट कैसा होगा? लेयर A के जैसा। गौर कीजिए इस पर, अगर वॉइड Z के ऊपर पड़ता है तो वह लेयर, तीसरा लेयर पहले लेयर के आइडेंटिकल होगा। तो हम कहेंगे in this way third layer will be identical to the first layer। पहला लेयर कौन था? ए के जैसा हो जाएगा। और फिर जब चौथा लेयर डालोगे तो वो बी के जैसा हो जाएगा, फिर पांचवा लेयर ए के जैसा हो जाएगा। मतलब हमेशा तीसरा लेयर पहले लेयर के जैसा होगा। तो कहता है इस तरह से हेंस वी गेट ए बी टाइप अरेंजमेंट, और इस तरह से हमको ए बी टाइप अरेंजमेंट मिल जाएगा। यह अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल हुआ ए बी टाइप, वो 2 डायमेंशनल ए बी टाइप से अलग है। ये 3 डायमेंशनल ए बी टाइप अरेंजमेंट हमको मिल रहा है। इस अरेंजमेंट का नाम हमने अभी तक रखा है ए बी टाइप, 3 डायमेंशनल ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब इस ए बी टाइप अरेंजमेंट में तीनों लेयर हमने रख दिया है। तीनों लेयर दिखाया नहीं है, लेकिन आपको समझा दिया कि 3 लेयर मैंने रख दिया। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होता है, तो मैं नोट करके लिख रहा हूँ। इस बात को एकदम गांठ बांध लेनी है। पहला, टू नो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स we have to take 3 continuous layers। हमको 3 कंटिन्यूअस लेयर्स लेने पड़ेंगे अगर हम एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहते हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि एक एटम जो है यहाँ, ये अपने ऊपर वाले से भी सटा होगा, अपने लेयर में भी कुछ एटम से सटा होगा, और नीचे वाले लेयर से भी सटा होगा, दूसरे उसके नीचे वाले से नहीं सटा होगा। तो ये डायरेक्ट कितने लेयर्स के कांटेक्ट में होगा? 3 लेयर्स के कांटेक्ट में। तो हमको 3 कंटिन्यूअस लेयर्स लेने पड़ेंगे, एक नीचे, एक ऊपर और एक बीच वाला तो उसका अपना लेयर है। तो हमको 3 लेयर लेने होंगे। कब? जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहते हैं तब। तो सपोज कीजिए ना, हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहते हैं इस एटम का, जिसको मैं रंग रहा हूँ
मैं उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहता हूँ, जिसको मैंने रंगा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहाँ बना देता हूँ फिगर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ शेडेड एटम। ये जो शेडेड एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखना चाहते हैं। तो जरा गौर कीजिए कि जिस एटम को रंगा हुआ है मैंने, जिस एटम को रंगा हुआ है, इसको यहाँ भी रंग देता हूँ, इससे सटा हुआ 6 एटम है उसके अपने लेयर में। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एटम्स उसके अपने लेयर में सटा हुआ है। उसके बाद डॉटेड लाइन वाला कितना, 1 2 3, डॉटेड लाइन वाला इससे 3 एटम्स सटे हुए हैं, 3 एटम्स डॉटेड लाइन वाला। और निश्चित रूप से अगर ये A है और ये B है तो नीचे वाला भी फिर से A ही होगा, उसके नीचे भी 3 एटम्स ही से सटे होंगे। तो देख लो इस एटम से सटा हुआ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन दिस 3-dimensional AB टाइप पैकिंग, ये हो गया 12, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, इतना ही हो सकता है। इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहला नोट्स जो समझाया लिखा उसको वहाँ फिगर से समझा दिया। दूसरा कहता है टू कंस्ट्रक्ट द यूनिट सेल फॉर ए पैकिंग। एक पैकिंग के लिए अगर यूनिट सेल बनाना हो, we have to take the layers till identical layers appear। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको कि हमको अगर किसी पैकिंग के लिए यूनिट सेल बनाना है तो हमको तब तक लेयर लेना पड़ेगा जब तक कि आइडेंटिकल लेयर नहीं आ जाए। तो इन दिस पैकिंग हमको कितना लेयर लेना पड़ेगा, देखिए तो A B, तो ये 3 लेयर्स हमको लेने पड़ेंगे। हमको 3 लेयर्स लेने पड़ेंगे। क्या बनाना है हमको, यूनिट सेल बनाना है। तो उसके लिए हमको 3 लेयर्स लेने पड़ेंगे और 3 लेयर्स मैं लेता हूँ। ये लेयर ए हुआ, 3 लेयर्स मैं लेता हूँ। देखिए ये यहाँ से शुरू किया है, यह अगर लेयर ए है तो इसके नीचे होगा वो 3 एटम्स वाला और इसके नीचे फिर से होगा वही 6 एटम्स वाला। ये लेयर बी हुआ, थोड़ा सा 6। ये लेयर फिर से ए बी टाइप है। अब इसको हम अगर यूनिट सेल बनाना चाहते हैं तो देखिए यूनिट सेल कैसे बनाएंगे।
ये जो 6 एटम्स हैं और एक बीच में, तो यहाँ बीच में एक फेस पे डाल दीजिए और इन 6 कॉर्नर्स पे एटम्स डाल दीजिए। ये जो 3 एटम्स हैं उसके बॉडी में, फिर ऊपर का जो 6 और एक 7 एटम्स हैं ऐसे हो गए। ये कैसा यूनिट सेल मिला? हेक्सागोनल यूनिट सेल। वी गेट हेक्सागोनल यूनिट सेल इन दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में हमको हेक्सागोनल यूनिट सेल मिला है, सो इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ये हमेशा याद रखना है। और यह 3 डायमेंशनल AB टाइप अरेंजमेंट से हमको मिलता है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। ये 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। और मैंने आपको दिखा दिया कि यह यूनिट सेल हमें मिला कैसे। हम उसी में से एक क्रॉस सेक्शन काट के निकाले हैं और उसी क्रॉस सेक्शन से हमने यूनिट सेल बना दिया है। ध्यान देना है ये कि अगर हमको यूनिट सेल बनाना है किसी भी पैकिंग में, जो पैकिंग हम कर रहे हैं उसमें अगर हमको यूनिट सेल बनाना है तो हमको लेयर्स लेने होंगे। कितने लेयर्स लेने होंगे? तब तक लेयर्स लेने होंगे जब तक कि आइडेंटिकल लेयर अपीयर ना होने लगे। जैसे यह हुआ AB टाइप लेयर, तो आइडेंटिकल लेयर कब आ रहा है? तीसरे नंबर पे। तो ABA, तो हमको 3 लेयर्स यहाँ लेने होंगे पैकिंग यूनिट सेल बनाने के लिए। लेकिन वहाँ हमने नोट्स में जो लिखा है, किसी भी पैकिंग में अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाना है किसी एटम का, तो कम से कम हमको 3 लेयर्स लेने पड़ेंगे। वो एटम जिस लेयर में है वो, उसके ऊपर का एक, जस्ट उसके नीचे का, हमारे पास 3 लेयर्स होने चाहिए ताकि हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा सके। तो मैं समझता हूँ कि आपने इतना समझ लिया होगा कि हम 3 डायमेंशनल पैकिंग में एक पॉसिबिलिटी जिसमें तीसरे लेयर के एटम को ऐसे रखा है जिससे कि सारे के सारे वॉइड्स Z ऑक्यूपाइड हो जा रहे हैं। और इस तरह से हमने आपको ये एक पॉसिबिलिटी समझाने की कोशिश की है। और हम अब दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? जहां तीसरे लेयर का एटम वॉइड्स Y को ऑक्यूपाई करे। तीसरे लेयर का एटम वॉइड्स Y को ऑक्यूपाई करे। थर्ड लेयर का एटम वॉइड्स Y के ऊपर पड़ेगा। और वह दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने अभी जस्ट बताया ही आपको कि हमारे पास 2 पॉसिबल वेज है। तो दूसरा वे है हमारे पास कि थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर the second layer so that atoms of third layer occupy voids Y। सारे के सारे वॉइड्स Y के ऊपर पड़े। तो ठीक है, वॉइड्स Y के ऊपर अगर पड़ेगा तो आप समझ जाइए कि वो न A के जैसा होगा और न ही B के जैसा होगा, वो तीसरा लेयर होगा C। तो हम कहेंगे इन दिस वे थर्ड लेयर will be different from
different from first and second layer, वो पहला और दूसरा से निश्चित रूप से डिफरेंट होगा और हम उसको कहेंगे इट इज सी, हम उसको कहेंगे वह लेयर सी है। ठीक है, थर्ड लेयर वो डिफरेंट होगा फर्स्ट लेयर से भी और सेकेंड लेयर से भी, तो हम उसका नाम ही रख दिया अलग सी, वो लेयर सी है। अब जब वो लेयर सी है, डिफरेंट टाइप का लेयर है, तो अब जब चौथा लेयर आप रखेंगे उसके ऊपर तो निश्चित रूप से वो पहला लेयर के जैसा होगा, क्योंकि अब आप जेड के ऊपर रखेंगे। जब चौथा लेयर रखेंगे तो जेड के ऊपर रखेंगे तो वो पहला लेयर के जैसा होगा। फोर्थ लेयर will be identical to the first layer, निश्चित रूप से फर्स्ट लेयर A, and hence the packing will be ABC टाइप ये पैकिंग हो जाएगी। अब इस ABC टाइप पैकिंग में, इन दिस पैकिंग यूनिट सेल कैसा मिलेगा हमको, तो यूनिट सेल के लिए मैंने कहा था कि हमको कितना लेयर लेना होगा, यहाँ 4, ABC, तो हमको लेयर्स कितने लेने होंगे, 4। अब ये फिगर जो है वो तो मैं आपको 3 लेयर उस पर बनाया नहीं, तो आपको विजुअलाइज नहीं करा सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। और इसमें मैं एक वो 3 डायमेंशनल फिगर बना हुआ मैं डालूँगा अभी, और वो आप उस ग्राफिक्स में आप समझ सकेंगे कि कैसे ये लेयर्स अरेंज किए गए हैं। कहता है कि एक लेयर ये है, ये लेयर ए है, दूसरे में 6 एटम्स का गुच्छा है, ऐसा। तीसरे लेयर में भी यही बात है, और ये चौथा। कहता है यह लेयर ए है, यह लेयर बी है, ये सी है, फिर ये ए है। ये 4 लेयर लिया और इन चारों लेयर की मदद से हमें एक यूनिट सेल बनाना है। तो यूनिट सेल में बना देता हूँ। देखिए, ये जो एटम है 1 यहाँ रखा, ये 6 एटम्स इन 3 कॉर्नर्स और इन 3 फेस पे, फिर ये 6 एटम्स इन 3 कॉर्नर्स और इन 3 फेस पे, और ये एक एटम यहाँ। और अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, इसको ट्विस्ट करके और तब दिखाएं, तो देखिए सभी कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं और सभी फेस भी ऑक्यूपाइड है। तो जो यूनिट सेल मिला वो कैसा यूनिट सेल मिला, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिला। वी गेट
FCC unit cell. So this packing is cubic क्लोज पैकिंग. इस पैकिंग का नाम पड़ा क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, क्योंकि इसमें जो यूनिट सेल मिला है वो क्यूबिक यूनिट सेल मिला है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP. तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि ABC टाइप अगर पैकिंग होगी तो उसमें जो यूनिट सेल होगा वो FCC होगा. चलिए अब हम इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझा दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम दिखाएंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर. तो वही बात है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का देखना है तो फिर से हमको 3 लेयर्स लेने पड़ेंगे, और वो 3 लेयर्स बड़ी होशियारी से आपको ये कह देना है कि ये 3 लेयर्स में ये लेयर बीच वाला हम ले रहे हैं, इसके ऊपर 3 एटम सटा होगा निश्चित रूप से, और इसके नीचे भी 3 एटम सटे होंगे. केवल फ़र्क क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि यही बात तो यही होगी. 6 एटम, इसके ऊपर 3 एटम, तो इसके नीचे जो होगा वो भी 3 एटम होगा, लेकिन उसका ओरिएंटेशन अलग होगा, डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा. देखिए ना, इसका जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ वर्टेक्स है, इसका जो ट्रायंगुलर है वो ऊपर की तरफ. यही फ़र्क है दोनों में. लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर फिर यहाँ भी 12 ही हुआ. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स in CCP is also 12, which is the maximum possible coordination number. तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 है. CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर है. इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हो नहीं सकता है. और हमने आपको ये दिखा दिया 3 डायमेंशनल पैकिंग में, 3 डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग 2 डायमेंशनल AB टाइप लेयर, उसमें हमने आपको HCP और CCP समझा दिया. HCP में और CCP में क्या फ़र्क है आप समझ रहे हैं. दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और फ़र्क क्या है, HCP में जो यूनिट सेल मिलता है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल मिलता है, और CCP में जो यूनिट सेल मिलता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है. क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है, इसलिए उसका नाम रखा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग. अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेना है कि अगर कोई हमसे पूछे कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना होगा, तो तुरंत कह देंगे कि 12. और वैसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि अच्छा बताइए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तुरंत बता देंगे 12. ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हुई. और इस तरह से हम लोग ये समझ पाएंगे कि पैकिंग हम सॉलिड में 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे करते हैं. और 3 डायमेंशनल पैकिंग में एक पॉसिबिलिटी अभी बाकी है, और वो पॉसिबिलिटी थी कि 3 डायमेंशनल, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देना चाहता हूँ. समराइज कर देना चाहता हूँ इन द सेंस कि आपको क्या क्या याद रहना चाहिए. याद क्या क्या रहना चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ चुके हैं. अब पैकिंग जो है वो 3 डायमेंशनल आपने समझ लिया है, जिसमें हमने इस्तेमाल किया था AB टाइप. तो थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या हमको याद रखना चाहिए. थिंग्स टू रिमेंबर, हमको क्या क्या याद रखना चाहिए. वाइल
3D पैकिंग यूजिंग 2D AB लेयर्स। हमको याद क्या क्या रखना है कि दो तरह का अरेंजमेंट होता है। एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, उसको छोड़िए, पहले ये रखना है हमको कि एक अरेंजमेंट होता है AB टाइप पैकिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है ABC टाइप पैकिंग। इसमें जो यूनिट सेल मिलता है, यूनिट सेल इज हेक्सागोनल। इसमें जो यूनिट सेल मिलता है, यूनिट सेल इज FCC। इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको शॉर्टकट में हम लोग HCP लिखते हैं, और इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CCP लिखते हैं। तो इतनी सारी बात आपको याद रखनी है एक पॉसिबिलिटीज में। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थ्री डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग टू डायमेंशनल AAA टाइप लेयर्स। टू डायमेंशनल AAA टाइप लेयर्स। हमें ये करना है। AAA टाइप लेयर का मतलब देख लीजिए, इसमें सारे के सारे लेयर्स एक ही जैसे। यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है कि दूसरा लेयर ऐसे रखिए, सारे लेयर एक दूसरे के जस्ट ऊपर पड़े, लेयर्स आर जस्ट above एटम्स ऑफ लेयर्स कहिए, एटम्स ऑफ लेयर्स आर जस्ट above वन अनदर। एक दूसरे के जस्ट ऊपर अगर लेयर्स होंगे तो फिर से सारे के सारे लेयर्स, ऑल द लेयर्स आर अगेन आइडेंटिकल, सारे के सारे लेयर्स फिर से आइडेंटिकल होंगे, एंड द पैकिंग विल बी AAA। फिर से ये AAA टाइप पैकिंग लेगा। अब उसको हम दिखा नहीं पाएंगे, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इसके ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे, इसी के ऊपर एटम पर है, इसके ऊपर, सबके ऊपर एटम पड़ रहा है, तो हमारा सारा लेयर एक जैसा होगा और वो कहलाएगा AAA टाइप पैकिंग। तो उसमें अगर हम यूनिट सेल बनाना चाहते हैं, यूनिट सेल, तो कितना लेयर लेना पड़ेगा? 2 लेयर लेना पड़ेगा। तो 2 लेयर लेते हैं, देखिए एक लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया।
और इससे हम अगर यूनिट सेल बनाना चाहते हैं, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस तरह का जो पैकिंग है वो बहुत प्रिफरेबल नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये यहाँ समझा देना है कि इस तरह से अगर हम पैकिंग करेंगे तो ये चारों आइटम ऊपर के चारों कॉर्नर पे और ये चारों आइटम नीचे के चारों कॉर्नर्स पे, और हमको यूनिट सेल मिलेगा। वी गेट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए ना, यहीं देख लीजिएगा इसके अपने लेयर में कितने आइटम सटे हुए हैं, 1 2 3 4। इसके ऊपर एक आइटम सटा होगा, उसके नीचे वाले लेयर में भी एक आइटम सटा होगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आइटम का हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आइटम 6। सिंपल क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। इसमें कहता है कि एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर occupy voids of first layer। इस तरह से इन दिस वे तीसरा लेयर जो होगा वो पहले के जैसा होगा, पैकिंग विल बी ए। दूसरा लेयर तो समान नहीं होगा, लेकिन तीसरा एक के जैसा होगा, फिर ए बी टाइप पैकिंग हो जाएगा। और उसके लिए फिर से हमको अगर यूनिट सेल बनाना होगा, यूनिट सेल, तो कितना लेयर लेना होगा, 3 लेयर लेना होगा। 3 लेयर में मैं आपको दिखा देता हूँ, बीच वाला एक, ये लेयर ए, ये लेयर बी, ये लेयर ए, और इससे जो यूनिट सेल हम बनाएंगे ये चारों तो रख दिया, और बीच में का जो एक आइटम है वो BCC, और इस तरह से हमको मिलेगा BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख लीजिए, इसी आइटम से सटा हुआ कितना आइटम है, तो देख सकते हैं आप 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस पैकिंग इज 8। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये सीख लिया है आज कि सिंपल क्यूब में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ये सब हम लोगों ने समझ लिया है। और ये सब कैसे मिलते हैं, ये यूनिट सेल कैसे मिले हैं, आप समझ गए होंगे कि ये पैकिंग से मिले हैं। हम सॉलिड का पैकिंग करते हैं और अलग अलग पैकिंग में हमको अलग अलग यूनिट सेल मिलते हैं, और उसी यूनिट सेल के बेसिस पर हम उस पैकिंग का नाम भी रखते हैं। लेकिन यहाँ ये जो पैकिंग हमने किया, ये पैकिंग पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि ये बहुत प्रिफरेबल पैकिंग नहीं है। हम इसको बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम कॉमनली यूज़ करते हैं वही HCP और CCP वाले को। तो इस तरह से पैकिंग मैंने समझा दिया है। अब ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग में से अगर कोई अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं धीरे धीरे आप तक सारे के सारे टॉपिक्स का वीडियो पहुंचाऊंगा। और लाइक बटन दबाना ना भूलें, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से भी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बाद YouTube में कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं लाइव क्लासेस का, वो मुझे मुहैया हो पाएगा, तो फिर मैं लाइव क्लास भी आपको उपलब्ध करा पाऊँगा। कुल मिलाकर इस चैनल का मकसद यही है कि हम सुदूर वैसे बच्चों तक भी पहुँच बना पाएँ जिनको वो उतनी सारी सुविधाएं
उतने सारे टॉपिक्स नहीं मिल पाते हैं, पढ़ाई जिनको नहीं मिल पाती है, मैं उन तक पहुंच बनाना चाहता हूं लाइव क्लास के थ्रू। और लाइव क्लास के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और लाइक तो देना भूलें ही नहीं, लाइक भी दें। और पूरे वीडियो को पूरा देखें, किसी भी वीडियो को आप पूरा देखें, नोट्स बनाएं, और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि उन सारे आपके डाउट्स को क्लियर करूं, आपके सवालों का जवाब लिखूं। धन्यवाद।